आजाद हिंद फौज का ख्याल सबसे पहले मोहन सिंह के मन में मलाया में आया। वे ब्रिटेन की भारतीय सेना के अफसर थे। जब ब्रिटिश सेना पीछे हट रही थी तो मोहन सिंह जापानियों के साथ हो गए। वे जापानी भारतीयों में ब्रिटिश विरोधी भावनाएं तो भड़काते रहे, लेकिन उन्होंने भारतीयों को सैनिक स्तर पर संगठित करने के बारे में नहीं सोचा। जापानियों ने जब भारतीय युद्ध बंदियों को मोहन सिंह को सुपुर्द कर दिया तो वे उनमें से लोगों को आजाद हिंद फौज में भर्ती करने लगे। सिंगापुर का जापानियों के हाथ में आना इस दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण था क्योंकि इससे 45,000 भारतीय युद्धबंदी मोहन सिंह के प्रभाव क्षेत्र में आ गए। सन 1942 के अंत तक 40,000 लोग आजाद हिंद फौज में शामिल होने के इच्छुक हो चले थे। भारतीयों का नेतृत्व करने वाले व्यक्तियों और भारतीय सैनिक अधिकारियों के बीच विभिन्न बैठकों में यह बार बार स्पष्ट किया गया कि आजाद हिंद फौज कांग्रेस और भारतीय जनता के आह्वान पर ही हरकत में आएगी। बहुत से लोग यह भी मानते थे कि आजाद हिंद फौज के कारण दक्षिण पूर्व एशिया में जापान भारतीयों के साथ दुर्व्यवहार नहीं करेगा या भारत पर कब्जा करने के बारे में नहीं सोचेगा। भारत छोड़ो आंदोलन से आजाद हिंद फौज को भी एक नई ताकत मिली। मलाया में ब्रिटिश विरोधी प्रदर्शन किए गए। 1 सितंबर सन 1942 को आजाद हिंद फौज की पहली डिवीजन का गठन 16,300 सैनिकों को लेकर किया गया। जापानी तब तक भारत पर हमला करने के बारे में सोचने लगे थे और उन्हें भारतीयों का सैनिक रूप से संगठित होना लाभप्रद प्रतीत हो रहा था। लेकिन दिसंबर सन 1942 के आते आते आजाद हिंद फौज की भूमिका के बारे में जापानी और भारतीय अधिकारियों में गहरे मतभेद पैदा हो गई थी। मोहन सिंह और निरंजन सिंह गिल को गिरफ्तार कर लिया गया। दरअसल जापानी चाहते थे कि भारतीय फौज 2,000 सैनिकों की हो, यानी प्रतीकात्मक हो, जबकि मोहन सिंह का लक्ष्य 2 लाख सिपाहियों का था। आजाद हिंद फौज का दूसरा चरण उस वक्त शुरू हुआ जब सुभाष चंद्र बोस को जर्मन और जापानी पनडुब्बियों द्वारा 2 जुलाई सन 1943 को सिंगापुर लाया गया। वहां से वे टोक्यो गए और उसके बाद ही जापान के प्रधानमंत्री तोजो ने घोषणा की कि अब जापान भारत पर कब्जा करना नहीं चाहता। बोस सिंगापुर लौट गए और वहां उन्होंने 21 अक्टूबर सन 1943 को स्वाधीन भारत की सरकार गठित की। इस सरकार ने ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। जर्मनी, जापान तथा उनके समर्थक देशों ने इस सरकार को मान्यता भी दे दी। इसके बाद सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज के मुख्यालय रंगून और सिंगापुर में बनाए और फौज को पुनर्गठित करना शुरू कर दिया। नागरिकों में से भी भर्तियां की गई, पैसा जमा किया गया और रानी झांसी रेजिमेंट के नाम से स्त्री सैनिकों का भी एक दल बनाया गया। 6 जुलाई सन 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद रेडियो पर बोलते हुए गांधी जी को संबोधित किया। भारत की स्वाधीनता का आखिरी युद्ध शुरू हो चुका है। राष्ट्रपिता, भारत की मुक्ति के इस पवित्र युद्ध से हमें आपका आशीर्वाद और शुभकामनाएं चाहते हैं। आजाद हिंद फौज की एक बटालियन शाहनवाज की कमान में जापानी फौज के साथ भारत बर्मा सीमा पर इम्फाल के हमले में भाग लेने के लिए भेजी गई, लेकिन वहां भारतीय सैनिकों के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ उससे उनका मनोबल टूट गया। उन्हें न केवल रसद और हथियार से वंचित रखा गया बल्कि जापानी सैनिकों के लिए निम्न श्रेणी के काम करने के लिए भी बाध्य किया गया। इम्फाल पर हमला विफल रहा और जापानी सैनिक पीछे हटने लगे। इसके बाद तो इस बात की कोई उम्मीद ही नहीं रही कि आजाद हिंद फौज भारत को मुक्त करा सकती है। जापान के आत्मसमर्पण के बाद जब आजाद हिंद फौज के सिपाहियों को युद्धबंदी के रूप में भारत लाया गया और उन्हें कठोर दंड देने की तजवीज होने लगी तो एक और आंदोलन छिड़ गया। जय हिंद।